हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ मिलते हैं जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। ये जो चैप्टर है बेसिकली कहा जाता है कि ये 10th क्लास में पढ़ना होता है। केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर शायद 10th क्लास में आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। तो एसिड, बेस एंड साल्ट क्या होता है, बेसिकली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपे होते हैं। इसको हम लोग पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद आराम से किसी भी कंपटीशन में आप एक दो क्वेश्चन इस पार्ट से आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि जनरली पूछा जाता है सभी एग्जाम में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार देख लें, आपका 2 नंबर कन्फर्म या 1 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे आपको। ये ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का वीडियो होंगे पूरा एसिड, बेस एंड साल्ट का, जिसमें आपका कंप्लीटली मतलब कि 1-2 नंबर। तो अगर मान लीजिए 15-20 मिनट में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमें याद हो जाता है, बन जाता है, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज स्टार्ट करते हैं। अम्ल जनरली यहाँ पे बताया जाता है अम्ल से रिलेटेड कि अम्ल हमारे पास क्या होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि अम्ल जो होता है ये जनरली वे में बताया जाता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे जनरली आप लोगों को पता होगा कि अम्ल जो होता है ये खट्टा होता है, और इसको जैसे नींबू में, दूध में, ये सभी चीज में क्या करते होते हैं, आपका ये एसिड पाया जाता है। यानी कुछ खाने वाला पदार्थ में भी एसिड की मात्रा पाई जाती है। जैसे ही आपके पास एसिड की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एसिड मतलब खराब चीज होता है। जैसे उनके दिमाग में डायरेक्ट एसिड कहने का मतलब वो लड़की वाला एसिड आ जाता है। समझ गए कि लड़की पे जो फेंक देता है एसिड, या लड़का फेंक देता है लड़की पे एसिड, और वो एसिड तो बेटा होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। तो H2SO4 भी एक प्रकार का एसिड है, लेकिन वो हानिकारक है। उसका यूज अगर नहीं करें हम लोग तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि समाज में हर किसी को स्वतंत्र रहना चाहिए। चलिए आज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अम्ल से रिलेटेड। जनरली वे में कहा जाता है कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल यहाँ पे गौर से देखिएगा, वे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन की उपस्थिति हो, यानी ऐसा कोई पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति हो। अगर हम अम्ल की बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास अम्लीय पदार्थ होते हैं, ये सभी चीज में कहा जाता है कि आगे हाइड्रोजन की प्रधानता होती है। HNO3, HCl, H2SO4, चाहे तो फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसमें कहा जाता है HBr। ये सभी चीज जो हमारे पास होते हैं ये सभी एसिड होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा कोई कंपाउंड हो जिस कंपाउंड के सूत्र में या जिस मॉलिक्यूल के सूत्र में H आगे आपको दिखाई दे। इसका मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि H कहने का मतलब आपका साफ साफ है कि वहां पर आपके पास एसिड के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है एसिडिक नेचर का हो सकता है। अब यहाँ पे आता है कि आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक ने ये अम्ल के बारे में बताया था कि अम्ल वैसा पदार्थ होता है, यानी एसिड वैसा पदार्थ होते हैं जिसको हम किसी जलीय विलयन में डालते हैं या तो जल में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाटर में डिजोल्व होकर के हाइड्रोजन आयन को ये प्रदान करता है, यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, जनरली मान लिया जाए कि ये H2SO4 ही लेते हैं, ठीक है, और ये H2SO4 को यदि हम वाटर में डाल दें, H2SO4 को हम वाटर में डाल दें, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जैसे ही हम वाटर में H2SO4 को डालेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई पदार्थ आपके पास होता है और उस पदार्थ को आप वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन प्राप्त होना शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन आयन के रूप में टूट जाता है। तो उस पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, अम्ल कह देते हैं। ये बात किसने बताई थी, आर्हेनियस वैज्ञानिक ने। फिर कहा जाता है अम्ल के बारे में कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी हम लोग खट्टा पदार्थ खाते हैं, जैसे इमली हो गए, हमारे पास नींबू हो गए, हमारे पास दही हो गए, तो ये सभी चीज जो स्वाद में हमें ये खट्टा फील होता है कि अरे भाई खट्टा चीज खा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसमें एसिड खा रहे हैं। यानी खट्टा पदार्थों में एसिड पाया जाता है। अब कहा जाता है ब्रदर कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का एक गुण और होता है, यहां से क्वेश्चन आपका बहुत बार बनता है कि कौन ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यह आपका अम्ल।
तो अम्ल का जो एक प्रकृति है, यानी कि एक प्रवृत्ति इसकी मानी जाती है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर मान लिया जाए कोई नीला लिटमस पेपर, ये पेपर की तरह हम लेते हैं, ठीक है, सपोर्टेड समझाने के लिए नीला लिटमस पेपर लिए और उसमें हम क्या किए, HCl को गिरा दिए या H2SO4 को गिरा दिए। तो H2SO4 को जैसे ही उस पर फॉल करवाएंगे तो वो कहा जाता है कि नीला पेपर जो था वो आपका किस रूप में बदल जाएगा, लाल पेपर में बदल जाएगा। तो ये हो जाता है आपके पास नीले लिटमस को लाल में बदला जाता है। यानी कि कलर को चेंजिंग करने में अगर हम जनरली बात करें ऐसे कि जैसे हमारे पास नीला कलर है, उसमें हम क्या करें कि कोई एसिड को डाल देंगे तो उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, समझ गए, और कैसा हो जाता है, लाल रंग का। तो एसिड का एक प्रॉपर्टी ये भी होता है कि अम्ल जो है अम्ल का जलीय विलयन जब नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो नीले लिटमस पेपर को कैसा बना देता है, लाल लिटमस पेपर बना देता है। अब देखिए मेरे भाई, अब कहा जाता है कि अम्ल का उपयोग, ये जो अम्ल हमारे पास होते हैं ये जनरली ये सभी हमारे पास अम्ल हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछ दे कि अम्ल का उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो अम्ल का उदाहरण लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिल एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेथनोइक एसिड, ये सभी जो एसिड होते हैं यानी ये सभी जो अम्ल होते हैं ये सभी अम्ल के उदाहरण के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। अब कहा जाता है कि कुछ उपयोग है जो खाने के काम में प्रयुक्त किया जाता है। तो खाने के पदार्थ जो होते हैं वो खाने का पदार्थ में कौन कौन से एसिड किस में पाया जाता है, किस किस पदार्थ में पाया जाता है, उसको एक बार देख लेते हैं। अगर आपके घर में दूध खट्टा हो जाता है तो खट्टा दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। अगर कोई आपसे कहे कि खट्टा दूध में कौन सा एसिड पाए जाते हैं तो खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। फिर कहा जाता है सिरका या अचार, सिरका मतलब जो चीनी का चाशनी होता है उस सिरका के रूप में जानते हैं। और फिर अचार तो समझ रहे हैं, जो अचार में मसाला वगैरह डाला जाता है, पूरा तेल वगैरह डाला जाता है, तो वो अचार। तो अचार जो है, अचार में एसिटिक एसिड होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिरका में कौन सी एसिड पाए जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड पाया जाता है, और अचार में कौन सा एसिड पाए जाते हैं तो एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। सोडा वाटर एवं अन्य पेयजल में कार्बोनिल अम्ल पाए जाते हैं। ये सोडा वाटर का उपयोग हम लोग करते हैं दारू पीने में। जब दारू लाते हैं, वाइन पीते हैं, तो वाइन में एक आता है 20 रुपया का सोडा वाटर, ठीक है, यानी कि सोडा का बोतल आता है, वो पानी की तरह ही होता है, लेकिन वाइन को उसमें मिक्स करके पिया जाता है, यानी कि वो पीने योग्य एक पदार्थ है। तो अन्न पीने वाला जो पदार्थ होते हैं, अन्न पेय जल होते हैं या अन्न पेय पदार्थ होते हैं, उसमें कार्बोनिल अम्ल पाए जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि अगर आपके पास ये क्या बोलता है, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, जितना भी ये सब कंपनियां, लस्सी वस्सी ये सब जो बनाया जाते हैं ठंडा कूल करके, उसमें आपका एक एसिड पाया जाता है कार्बोनिल अम्ल। सोडा वाटर में भी क्या पाया जाता है, कार्बोनिल अम्ल पाए जाते हैं। अंगूर की बात करते हैं तो अंगूर भी खट्टा होता है, जनरली क्या होता है, खट्टा होता है। तो खट्टा अंगूर में ये टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ये टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू एवं नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली भी खट्टा होता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है आपका, इसमें कोई एसिड होता होगा। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होते हैं। ज्यादातर इमलियां हैं जो लड़कियों को ज्यादा पसंद आता है, इसलिए गोलगप्पा वाला जितना भी आदमी होता है ज्यादा इमली की मात्रा मिलाता है, खट्टा पदार्थ। ऐसे जनरली बताया जाता है जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसका ज्यादा चाहत रहता है खट्टे पानी या खट्टा पदार्थ की ओर, यानी कि वो टार्ट्रिक एसिड को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उनका बेटा बेटी जो भी पैदा होता है वो टर्टर ज्यादा करता है, समझ गए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और ज्यादा इमली का सेवन कर रही है तो उसमें क्या हुआ, उसका बॉडी में टार्टरिक एसिड ज्यादा गया, और टार्टरिक एसिड जब ज्यादा गया, इमली खट्टा पदार्थ ज्यादा खाई है, इमली वगैरह ज्यादा खाई है, अंगूर वगैरह ज्यादा खाई है, तो ये सभी चीज में क्या होता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और जैसे ही टार्टरिक एसिड खाता है तो उसका बच्चा भी क्या होता है, पूरा टटर आने वाला पैदा होता है, समझ गए, यानी कि पूरा बकर बकर बोलेगा। अब देखा जाए टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो टमाटर में कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। नेटल या चींटी का डंक, चींटी का डंक में मेथनोइक एसिड, या इसको एक नाम से और हम लोग जानते हैं जो कि क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मिक एसिड। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो चींटी का डंक या नेटल के डंक या चींटी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि इसमें आपका फॉर्मिक एसिड या तो फिर आपके पास मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि पहला उपयोग तो देख लिया भाई, खाने पीने वाला व्यवस्था, कि चलो भाई यहाँ पे ये चीज था, इसमें एक बार रिपीट कर देते हैं, जरा सा ध्यान से सुनिएगा।
खाने पीने वाला पदार्थों में कहा जाता है कि अम्ल जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड, सिरका अचार में एसिटिक एसिड, सोडा वाटर अन्य पेयजल में कार्बोनिल एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, नींबू एवं नारंगी में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, नेटल या चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड। समझ गए? ये सभी चीज आप याद कर सकते हैं, बहुत दिन आपको काम देगा। अब आता है हमारे पास खाना पचाने में। तो खाना पचाने में HCl का उपयोग किया जाता है। जनरली कहा जाता है कि हमारे पेट में हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड अपने आप बनते रहते हैं। अब ये कहा जाता है कि पेट में HCl हमेशा बनते रहता है, तो इसलिए इस अम्ल को HCl को पेट अम्ल भी कहा जाता है, यानी पेट अम्ल HCl को कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को। अब यहाँ पर बताया जाता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो पेट अम्ल है ये पेट में डायरेक्टली बनते रहता है, अपने आप ये उत्सर्जित होते रहता है। यदि इसको आप कोई भोजन आप करते हैं तो भोजन करने के बाद वो पदार्थ डायरेक्ट आपका पेट में जाता है और डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो यही HCl के कारण, हाइड्रोजन क्लोराइड की मात्रा पेट में होने के कारण वो फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे तो जनरली आपको बताया गया होगा कि एंजाइम्स हमारे लार्वा में पाए जाते हैं, मुंह में पाए जाते हैं, और यही लार्वा जो है, इस लार्वा हमारा प्रोटीन का बना होता है, और जो भी खाना हम लोग खाते हैं ये मुंह से जैसे ही उसको चबाते हैं तो यहाँ से पाचन की क्षमता यानी पाचन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो पाचन की जो प्रोसेस शुरू होता है वो कहा जाता है कि मुंह से शुरू होता है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि हमारे शरीर में भोजन पचाने में कौन सा एसिड मदद करता है, तो हमारे पेट में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कहा जाता है कि पेट अम्ल होते हैं और इसे हम भोजन पचाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अगर कोई आपसे पूछे कि नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, और यह HNO3 का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि सोना या चांदी खराब हो गया, उसमें मान लिया जाए कि बहुत दिन से आप रखे हुए हैं, कुछ अवशिष्ट पदार्थ उसमें जम गए हैं, या कुछ सोना या चांदी में धब्बा उत्पन्न हो चुका है किसी भी चीज का, तो आप नाइट्रिक एसिड से क्या कर सकते हैं, सोना या चांदी को साफ कर सकते हैं। यानी सोना या चांदी, जैसे मान लीजिए कि 10-20 साल से आप चांदी के पायल बना करके घर में रख दिए थे, उसमें काला काला परत एक जम गया है, यानी काला काला धब्बा उत्पन्न हो गया है, या किसी प्रकार का उसमें रिएक्शन के कारण हो सकता है किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ से बना हुआ पदार्थ जो आप रखे हुए थे, चांदी से बना हुआ पदार्थ को आप रखे हुए थे, उसमें जनरली कहा जाता है कि किसी प्रकार का धब्बा उत्पन्न हो जाता है, तो उसको नाइट्रिक एसिड से आप खत्म कर सकते हैं। यानी कि अम्ल से वो पायल है, या पायल जो चांदी का पायल है, सोना का जो जेवर बनाए हुए हैं, उसमें वो रिएक्शन करता है और उस दाग धब्बा को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। फिर कहा जाता है कि लोहा पर जस्ते की परत। एक बात बता दें, लोहा पर जस्ता यानी जिंक का जो लेप चढ़ाया जाता है उसे जस्तीकरण कहते हैं। यानी कि धातु पर आप जिंक का अगर परत चढ़ा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यानी जस्तीकरण प्रोसेस कहा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में किसी भी धातु पर अगर जिंक का परत चढ़ाते हैं तो वो कहा जाता है जस्तीकरण प्रोसेस। और जस्तीकरण प्रोसेस में कहा जाता है कि जस्तीकरण प्रोसेस से पहले यानी कि जिंक का आप लेप चढ़ाने के पहले उस लोहा को आप साफ कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, HNO3 से। यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से आप उस लोहा के परत को यानी कि लोहा का जो ऊपरी परत है उसको आप साफ कर दीजिए, और साफ करने के बाद फिर उस पर आप जिंक चढ़ा दीजिए तो उसमें जल्दी जंग आपका लोहा में नहीं लगेगा। यानी कि लोहा को जस्तीकरण करने के पहले कौन सा एसिड यूज करके उसके दाग धब्बे या जंग को हटाया जाता है, तो ये H2SO4 और HNO3 के माध्यम से हम ये काम करते हैं। अब देखिए, कपड़े से जंग का धब्बा हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कहीं बफर सिस्टम में गए और वहां पे बफर सिस्टम में खा रहे हैं इसे प्लेट लेके, अब मान लिया जाए कि उसमें जो पनीर है, पनीर पूरा टेस्टी बना है, खाने के चक्कर में क्या किए कि इन्हें मंचूरियन के दाग लगा दिए, ठीक है, या तो किसी भी पदार्थ का, खाने वाला पदार्थ का दाग लग गया आपका शर्ट में या सूट में या किसी भी चीज में,
तो अब क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जितना के खाए ना उतना के तो इसको धोने में खर्चा हो जाएगा। लेकिन कपड़ा पे जो दाग लगा है उस दाग को आप हटा सकते हैं, यानी दाग धब्बा को आप हटा सकते हैं किसके माध्यम से, ऑक्सैलिक अम्ल। यानी कपड़ों पर जो दाग धब्बा लगते हैं उसको हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पे आया है कुछ अम्लों का प्रबलता घटते क्रम में, यानी कि प्रबलता घटते क्रम में कहने का मतलब है कि यहां पर एक HCl ये ज्यादा होता है, यहां पर HNO3 ये कुछ इससे कम होते हैं, फिर ये H2SO4 कम होता है और फिर CH3COOH बहुत कम होते हैं। यानी कि एसिटिक एसिड जो आपके पास है ब्रदर, इसको हम CH3COOH कहते हैं, ये एसिटिक एसिड होता है और ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको बोला जाता है पेट अम्ल भी, हाइड्रोजन क्लोराइड को ही बोलते हैं क्या चीज, पेट अम्ल। तो पेट अम्ल से किस एसिड को जाना जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड हम लोग कहते हैं CH3COOH को, जो कि एसिटिक एसिड आपका पाया जाता है आपके पास कहां, सिरका और अचार में। अब कहा जाता है कि अम्लराज, अम्लराज भी एक प्रकार से कहा जाता है कि अम्लराज यानी अम्लों का राजा। ऐसे जनरली कहा जाता है अम्लों का राजा H2SO4 का, ठीक है, H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। लेकिन यहां पर कहा जाता है कुछ रिएक्शन के दौरान HNO3 का वो ताजा मिश्रण होता है 3:1 में, और इसमें अम्लराज कहते हैं। कहा जाता है कि यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अगर आपके पास अम्लराज होते हैं यानी H2SO4 की मात्रा होती है तो H2SO4 एक तेजाब के रूप में काम करता है। अगर किसी चीज पे आप तेजाब को गिराइएगा, सोना का बना हुआ कोई सामान हो या चांदी का बना हुआ सामान हो या प्लेटिनम का बना हुआ सामान हो, तो उसमें सोना या प्लेटिनम से बना हुआ सामान जो होता है, यानी कि कोई हमारे पास जेबर वगैरह है, तो उसको क्या कर सकता है, गला सकता है। सोना या प्लेटिनम या चांदी को H2SO4 क्या कर सकता है, गला सकता है, यानी उसको खत्म कर देगा, समझ गए, उसका रंग उदास कर देगा, उसको विहीन कर देगा, एकदम खराब कर देता है। अब एक बात बता दें, ये सोना जो होता है इसमें तन्यता अधिक होती है, प्लेटिनम ज्यादा महंगा होता है, इसे सफेद सोना के नाम से जानते हैं। प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। आई सोना तो भाई सोना है ही, ये बहुत महंगा होता है, इससे भी महंगा ये होता है, और इसमें भी जंग जल्दी नहीं लगता है और इसमें भी जल्दी जंग नहीं लगता है, यानी कि दोनों अभी क्रिया जल्दी नहीं करते हैं। प्लेटिनम और सोना किसी भी पानी वगैरह से जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए देखे होंगे कि सलमान खान जो हाथ में एक ब्रेसलेट पहने हुए रहता है यहाँ पे, और कहता है कि हमको ऐश्वर्या राय गिफ्ट दी है, तो पता नहीं दी है कि नहीं दी है, लेकिन एक बात बता दें कि जो सलमान खान हाथ में ऐसे बैंड एक पहने हुए रहता है, कि लॉकेट यहाँ पे ब्लू कलर का लगा रहता है, वो प्लेटिनम का चैन बना हुआ है, ठीक है। तो प्लेटिनम का जो चैन है, ये या प्लेटिनम जो धातु होते हैं बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है, और इसका जल्दी रंग उड़ता नहीं है, ये जल्दी किसी से रिएक्शन भी नहीं करता है। इसीलिए सलमान खान, उसका प्लेटिनमो है जो रिएक्शन नहीं करता है, और सलमानो खान किसी से रिएक्शन नहीं किया है, यानी अभी तक दोनों बंड है, प्लेटिनम भी बंड है और सलमान खान भी बंड है, समझ गए। तो ये बंडा आदमी प्लेटिनम है और सलमान खान भी बंडा है, यानी कहने का मतलब कि ये दोनों है जो रिएक्शन नहीं करते हैं। ना सलमान खान रिएक्शन कर रहा है किसी लड़की से, अगर कोई लड़की से रिएक्शन करता है जी तो उसका ब्याह हो ना जाता है। और प्लेटिनम भी क्या होता है, ये भी अनक्रियाशील पदार्थ है, यानी ये भी क्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको भी क्या कर दिया गया है कि इसको सफेद सोना के रूप में जानते हैं। प्लेटिनम को किस रूप में जानते हैं, सफेद सोना के रूप में। चलिए, तो एसिड से इतना सारा क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी चीज का देने के लिए जाते हैं तो ये सब पूछ सकते हैं। जैसे आपको पूछ देगा कि HCl, ये 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, 4 ऑप्शन में कहेगा कि बताइएगा कि 4 ऑप्शन में सबसे अधिक प्रबलता वाला कौन है। तो अधिक प्रबलता वाला आपके पास ये हो जाते हैं। फिर ये इस क्रम में, तो इस क्रम का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि ये प्रबलता को घटते क्रम में लिखा गया है, यानी ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, समझ गए। इस तरीके से इनका प्रबलता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अब देखा जाए, अब कोई आपसे पूछ देगा कि सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाए जाते हैं। कभी कभी देखते होंगे सेव में क्या होता है, दाग लग जाता है, अंदर ऊपर से बढ़िया रहता है और नीचे देखिएगा तो दाग जैसा पीला पीला टाइप के या काला काला टाइप के रहता है। तो यही आपका ये मैलिक एसिड के कारण सेव के अंदर जो कुछ वायरस पाए जाते हैं, वो वायरस क्या हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, और ज्यादा दिन तक सेव को रखिएगा तो भी क्या हो जाता है, सड़ जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो खराब होने के मकसद क्या चीज है कि सेव में मैलिक एसिड पाए जाते हैं।
समझ गए। तो ये सभी चीज जो है ना, ये एसिड वाला चीज जो है ज्यादातर कहा जाता है कि लड़कियां ज्यादा खाती हैं। ये सब तो लड़कन खाने से बड़ी दूरे रहता है। और अगर वो लोग के कह दीजिएगा मुर्गा मछली खाई तो धूक देगा, जहां उसको केला सेव और फलाना ढेकाना ला के धर दीजिएगा तो खाता है, जल्दी नहीं खाता। फ्रिज में पड़ल है तो पड़ ले, लेकिन खाएगा नहीं उसको। तो ये सब जितना एसिड वाला चीज होती है ज्यादातर लड़कियां खाती है। गोलगप्पा में भी एसिड पाया जाता है, जो इमली का पानी टाटरिक एसिड बनाया जाता है, कौन ज्यादा खाता है जी? लड़कियां खाती हैं। इसीलिए अम्ल जो होता है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो ये लड़कियां लोग में पाया जाता है। चलिए ब्रदर, अब हम लोग भस्म पे आते हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे भस्म से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है भस्म क्या होता है। तो जनरली यहाँ पर भस्म से रिलेटेड यहाँ पे बात बताया जाता है कि जिस कंपाउंड में अगर धातु के साथ OH लगा हुआ रहे उसे हम भस्म कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। जैसे जितने भी अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है और उसमें यदि इस प्रकार से समझिएगा, अगर कोई धातु यहाँ पे आगे में धातु लगा हुआ रहे, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड लगा हुआ रहे और दोनों एक साथ रहते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं? भस्म कह देते हैं, यानी बेस कहा जाता है। तो बेस कहने का मतलब यहाँ पे धातु कुछ भी हो सकता है। जैसे धातु के रूप में यहाँ पे हम सोडियम को भी ले सकते हैं। सोडियम एक प्रकार का क्या होता है? मेटल होते हैं, यानी धातु होता है। सोडियम लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रा ऑक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी NaOH एक प्रकार का क्या हो गया? भस्म हो गया। KaOH यानी पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड एक प्रकार का क्या चीज है? भस्म हो गया, यानी KOH। CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये सभी OH के पहले क्या आ रहे हैं? धातु आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि अगर किसी कंपाउंड में धातु के साथ हाइड्रा ऑक्साइड को रिएक्शन करवाया जाता है, तो वहां पे एक नया कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम बेस कहते हैं, यानी कि वो एक नया पदार्थ क्या बनता है? भस्म बनता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भस्म होते क्या हैं। तो भस्म कहने का मतलब कि वो वाला भस्म जो साधु बाबा कहता है जाओ भस्म हो जाएगा, वो वाला भस्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भस्म कहने का मतलब है कि भस्म एक प्रकार का पदार्थ होती है, केमिकली रूप से इसे बनाया जाता है या किसी भी चीज में इसको रखा जाता है या अपने आप प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि भस्म होता है क्या? तो सबसे पहला फंडा ये है हमारे पास कि भस्म होने का कंडीशन एक है। जब भी भस्म आपको पहचानना होगा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी कंपाउंड में मेटल के साथ यदि OH दिख जाए, जिस कंपाउंड में OH दिख जाए उसे हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये बेस कंपाउंड है। यानी कि अगर कोई आपके पास कंपाउंड बहुत सारा दिया हुआ है और उस कंपाउंड में यदि आपके पास OH की श्रृंखला दिखाई दे देती है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का क्या चीज है? भस्म होता है। अब कहा जाता है कि भस्म की बात अगर हम करते हैं दोस्त, तो कहा जाता है कि भस्म को इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। बेस मतलब भस्म होता है। अब कहा जाता है कि वैसा यौगिक जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। अगर भस्म कोई पदार्थ होगा और उसको आप किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? लवण तथा जल बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। अगर यहाँ पर बोला है कि अगर कोई अम्ल के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवा के दिखा रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे कोई भस्म है, तो इस भस्म को आप अम्ल से अभिक्रिया करवाइएगा तो यहाँ पे आपका एक प्रकार का लवण तथा जल नए पदार्थ बनेंगे। अगर मान लिया जाए ब्रदर कि अम्ल है HCl और भस्म है NaOH, तो अगर इसको आप रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला इस माइनस के साथ चल जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ चल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये बनाएगा NaCl और ये बनाएगा आपका H2O। यानी कि वाटर जो यहाँ पे आपके पास बना है ये एक प्रकार का कहा जाता है क्या चीज? कि जल बन गया, एक्वस बन गया। और यहाँ पे NaCl एक प्रकार का क्या चीज बन गया? तो लवण बन गया। यानी कहने का मतलब कि भस्म ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो वो लवण तथा जल बनते हैं। अब देखा जाए, अब कहा जाता है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार भस्म वह यौगिक होता है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यानी कि जिसके पास प्रोटॉन रखने की क्षमता हो या प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, यानी कि अगर कोई देना चाह रहा है प्रोटॉन को तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी इसके पास होता है, तो ये कहलाता है क्या चीज आपके पास? भस्म। क्योंकि जितने भी ये कहा जाता है भस्म है जो OH निगेटिव आयन की उपस्थिति में होती है। OH निगेटिव आयन कहने का मतलब इस पे निगेटिव साइन होता है।
तो अब निगेटिव साइन होता है, आप देख सकते हैं कि OH पर कैसा साइन है, निगेटिव साइन है। तो OH पे जब निगेटिव साइन होता है यानी कि ये क्या है, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करना जानता है। तो ये एक बात किसने बताई थी, तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बात बताया था कि अगर कोई यौगिक होता है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, उस कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं, तो भस्म कह देते हैं। ये बात बताया था ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। फिर बताता है भस्म से रिलेटेड कि भस्म ये है जो भस्म होते हैं जो जल में मिले, यानी कि अगर मान लिया जाए ब्रदर कि हमारे पास कोई पदार्थ है, एक कंटेनर लिए जिसमें वाटर डाल दिए, पानी डाल दिए। अब इस वाटर में कहा जा रहा है कि आप कोई भस्म को डाल दिए, जैसे NaOH को डाल दिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिए, तो पानी में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड घुल जाएगा, वो घुला हुआ NaOH यानी घुला हुआ भस्म पदार्थ को हम क्षार कहते हैं। यानी कि पानी में घुला हुआ पदार्थ, यानी कैसा पदार्थ, भस्म पदार्थ को क्षार कहा जाता है। तो जो पानी में घुला हुआ पदार्थ है, यानी कि डिजोल्व इन वाटर ऑफ NaOH या तो बेस कंपाउंड दैट नोन एज द, यहाँ पे बेस, यानी कि ये बनता है क्षार। अब देखिए ये कहा जाता है कि भस्म जो है अम्ल का उल्टा होता है। अगर मान लो कि अम्ल है जो आशीर्वाद है, तो भस्म है जो क्योंची है, ये दुख भरी कहानी है, समझ गए, यानी ये उल्टा कहानी चलता है। अगर अम्ल सुखी है तो भस्म क्या है, दुखी है, समझ गए, यानी उसका ये उल्टा काम करता है। जैसे देखिए उसमें क्या हो रहा था कि अम्ल किसी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा था, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन निगेटिव मुक्त करता है। अम्ल में पॉजिटिव को मुक्त कर रहा था, इसमें निगेटिव को मुक्त करता है, यानी निगेटिव बाहर निकलता है। उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त हो रहा था, इसमें OH निगेटिव आयन मुक्त होते हैं। और ये वो कहा जाता है कि एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी उस पे प्लस साइन होते हैं तो इसमें माइनस साइन होता है, यानी कि बेस में क्या होता है, माइनस साइन लगा होता है, इसीलिए एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन होता है। और H प्लस होने के कारण वो क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बेस एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब ये जल में घुल करके जो घुला हुआ पदार्थ होता है उसको हम क्षार कहते हैं, यानी कि ये आपके पास क्षार के रूप में जाना जाता है। फिर कहा जाता है कि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखिए अम्ल था जो लाल लिटमस को नीला करता था, अब ये है वो जो था अम्ल था वो कहा जाता था कि नीला लिटमस को लाल कर देता था। अब भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसमें अपोजिट काम हो रहे हैं, अम्ल के अपोजिट भस्म होते हैं। अब कहेगा क्या चीज कि वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। कभी कभी क्वेश्चन देता है ऐसे कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो लाल को नीला कर दे भस्म, लाल को नीला कर दे भस्म। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि लाल लाल आंख यदि नीला में बदल जाता है तो उसमें हम भस्म डालते हैं। यानी कि अगर कोई लाल लाल आंख वाला आदमी है और नीला आंख में अगर बदल जाए तो वो समझ लीजिए कि वो भस्म के कारण हुआ है। अगर ऐसा हो जाए कि नीला रंग के आंख था, जैसे मान लिया जाए कि ऐश्वर्या राय के नीला रंग के आंख है, उसमें हम एसिड डालेंगे ना तो क्या बन जाएगा, हमारा लाल बन जाएगा, यानी बेचारी रोवे लगेगी, तो रोने से क्या हो जाएगा, आंख लाल हो जाएगा। तो ऐसे याद करना है कि जब ऐश्वर्या राय का आंख नीला है तो हम उसमें एसिड डालेंगे तो वो ऐश्वर्या राय की आंख क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि नीला लिटमस पेपर में यदि हम एसिड को डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लाल रंग बन जाएगा। अगर मान लीजिए कोई रो रहा है, बड़ी दुख दर्द में है, बेचारा का लाल एकदम आंख हो गया है, ठीक है, और लाल आंख में यानी लाल रंग में कोई लड़की है जो बहुत बेचारी दुख तकलीफ में रह रही है, अब उसका एकदम रोते बिलखते दिन जा रहा है, अब वो लाल रंग का पूरा आंख हो चुका है रोते रोते, उसमें क्या करेंगे कि जैसे ही हम बेस डालेंगे यानी कोई हाइड्रोक्साइड आयन डालेंगे, यानी कि कोई बेस कंपाउंड डालेंगे, अच्छा कंपाउंड डालेंगे, तो क्या होगा, वो नीला हो जाएगा उसका आंख। इसका मतलब कि लाल को नीला कर दे तो हम कहेंगे क्या चीज, ये भस्म, और यदि नीला को लाल कर दे तो बोलेंगे कौची, अम्ल। अब देखिए कहा जाता है भस्म है जो स्वाद में कड़वा होता है। अब देखिए अम्ल था जो स्वाद में क्या चीज था भाई, खट्टा था, और भस्म है जो स्वाद में क्या चीज है, कड़वा होता है। अब कहा जाता है कि भस्म क्या क्या चीज हो सकते हैं, तो अभी बताया ना कि जिसके पीछे लास्ट किसी कंपाउंड में OH लगा हुआ दिखाई दे उसे हम भस्म कह देते हैं। जितने भी कंपाउंड आपको कैसा भी कंपाउंड दिखाई दे, अगर OH आपको दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि वो भस्म यौगिक है। समझ गए। अब कहा जाता है कुछ प्रमुख भस्म। अब ये प्रमुख भस्म जो तीनों लिखवाए, इससे आपका बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों को चूना पोतने में, घर में जो चूना पोता जाता है दीपावली के समय, पेंट उंट चढ़ता है ना, अब तो भाई बहुत सारा दूसरा टाइप का पेंट आ गया है, लेकिन अब क्या पहले के दिनों में होता था कि घरों को जब पेंट करना होता था तो सबसे पहले उसको फूलने के लिए चूना को डालते थे, और घर में क्या करते थे, पहले चूना से पोतते थे, उसके बाद रंग डाल के फिर चूना से पोतते थे। तो वही बात है, घरों को चूना पोतने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो अगर घर में साफ सफाई करने के बाद कहा जाता है, पेंट पोचारा करवाते थे पहले के लोग, तो घरों में चूना करवाने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ये ढेला के रूप में आता था बड़का बड़का, इसको पहले बाल्टी में डाल देते थे और उसके बाद इसको फूलने के लिए एक आध रात छोड़ते थे, उसके बाद बिहने इसमें रंग डाल के पेंट करते थे हम लोग। फिर कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। यह ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है CaOCl2, इस फॉर्म में इसको रखा जाता है। यानी कि CaOCl2 जो हमारे पास है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, और घरों में जो चूना पोता जाता है जिसका सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। अब देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, जैसे नाली वगैरह कहीं मतलब गंध देते रहता है, या तो कहीं कचरा फेंका जाता है, तो इससे क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर से बहुत सारे वायरस वगैरह मर जाते हैं, जो कीटाणु विषाणु जीवाणु ये सब होते हैं गंदगी जगह पे। तो उस जगह पर क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने से कीटाणु और ये जीवाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का कीटनाशक पदार्थ होता है, कीटनाशक पाउडर होता है, और इसे हम छिड़काव नली पगाही में करते हैं, समझ गए। कभी कभी कुआं को पानी को साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, कि अगर कुआं का पानी खराब हो जाता है, पूरा खराब स्मेल आने लगता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, जिससे कुआं का पानी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जैसे देखते होंगे नगर पालिका वाला क्या करता है, जहां पे कचरा, बहुत सारा कचरा का ढेर लगा होता है, वहां से कचरा उठा करके वो लोग ले जाता है। तो कचरा का ढेर जब उठा करके ले जाते हैं, बहुत वहां से खराब स्मेल आता है, तो कुछ समय में क्या करता है, उठाने के बाद तुरंत वहां पे एक पाउडर का छिड़काव कर देता है। तो वही पाउडर होता है कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है गंधों को हटाने के लिए भी, कि खराब गंध हमारे पास ना आए, गंध हट जाए। अब देखिए, फिर कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये अम्ल से जलन पर मरहम पट्टी बनाने में। अब कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मरहम बनाने में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं हाथ जल गया, यानी कि तावा से या आग से, किसी भी चीज से आपका हाथ जल गया है। अब जलने के बाद जो हम लोग पेस्ट एक लगाते हैं ऐसे करके, यानी समझ लीजिए कि वो भस्म होता है। वो क्या होता है, भस्म होता है। तो वो भस्म के कारण आपका वो जख्म जो है ठीक होने लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट क्या है, अम्ल है कि बेस है? तो जो टूथपेस्ट होते हैं ये बेस होता है। हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह जैसे रात में खाना खा करके सो गए, तो रात में ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन से, रेडॉक्स अभिक्रिया से हमारे मुंह में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमारा जो कोलगेट होता है, टूथपेस्ट वगैरह ये सब जो होते हैं, ये बेस नेचर का होता है। जैसा ही हम मुंह रगड़ते हैं, मुंह में क्या होता है कि मुंह में हमारा एक अम्लीय पदार्थ जमा हुआ होता है। अम्लीय पदार्थ जमा हुआ होता है, जैसे खखार, थूक ये सब वगैरह होते हैं। अब जैसे ही टूथपेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट को ब्रश में डाल के मुंह में ऐसे रगड़ते हैं, साफ हो जाता है। तो वो क्या है कि यहाँ मुंह में हमारा अम्लीय पदार्थ है और टूथपेस्ट में हमारा क्या है, बेस है। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के बाद आपका दांत चक 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 करने लगता है, यानी कि आपका न्यूट्रल दांत फिर बना देता है। फिर आराम से कोई चीज खाइए पीजिए, कोई टेंशन नहीं होता है। चमड़ा के ऊपर प्लास्टर बनाने में, तो चमड़ा के ऊपर प्लास्टर बनाने में कहने का मतलब है कि जो चमड़ा के ऊपर प्लास्टर बनाने, कहने का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। जैसे हाथ टूट जाता है, गोड़ टूट गया, तो उसको मलहम पट्टी करने के बाद देखते हैं एक प्लास्टर चढ़ा दिया, जैसे टांगना है वो टांगले रहता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, चला रहा लड़का, ठीक है, गाड़ी चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो गया, अब देखिएगा उसका हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, तो देखते हैं वो टंगना टांगले रहता है इसे उजला कलर के। तो टंगना प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, इसे जो इसे किया रहता है, इसे उजला कलर का, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, जो एकदम ठनठनाइल रहता है, एकदम कस के उसमें मारिएगा तो ये नहीं टूटता है, समझ गए। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है CaOH होल ट्वाइस।
अब एक होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये भी एक प्रकार का भस्म है जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो ये NaOH जो होता है कास्टिक सोडा होता है और इसे दवा साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दवा साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, NaOH का। पेट्रोलियम पदार्थ को साफ करने में, जैसे पेट्रोल, किरासन तेल, डीजल, ये सभी चीज जो है साफ करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा, NaOH का। यानी कि पेट्रोलियम को साफ करने में, पेट्रोलियम पदार्थ को साफ करने में ये कास्टिक सोडा NaOH का उपयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल रिफाइनिंग, डीजल रिफाइनिंग, केरोसिन तेल रिफाइनिंग, ये सभी कंपनी में ये NaOH का यूज किया जाता है पेट्रोल, डीजल ये सब को साफ करने में। एक होता है ब्रदर, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं या इसका सूत्र क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH होल ट्वाइस और ये पेट की अम्लता को दूर करने में ये काम देता है। जो कि आप पेट की अम्लता को दूर करने में, जैसे पेट दर्द क्यों करता है? पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, पेट में अम्ल की जो क्वांटिटी होता है वो बढ़ जाता है। अब उसी कारण से कभी गैस इधर चल गया, कभी गैस इधर चल गया, तो पेट में अम्ल की मात्रा जब बढ़ती है तो गैस बन जाता है और गैस बनने के कारण उसमें आपका कहा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निर्माण करता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो जाते हैं और इसी को क्या करते हैं, HCl की मात्रा बढ़ जाती है। अब ऊपर से हम क्या करते हैं कि मेडिसिन वगैरह खाते हैं, जैसे एसिलॉग खाए या किसी प्रकार का टैबलेट खाए, इनो पिए, ये सब पिए। तो इनो वगैरह का देखिएगा अथी में लिखा वो ऊपर रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये पेट की अम्लता को क्या करता है? दूर करता है। जब आपके पेट में ज्यादा मात्रा में एसिड भर जाता है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है बढ़िया से, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH होल ट्वाइस का यदि आप सेवन करते हैं तो आपका पेट में जो भी अम्लता होता है वो दूर हो जाएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आता है भस्म से रिलेटेड, लवण से रिलेटेड। तो लवण क्या होता है? तो जनरल कंपटीशन में लवण से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो देखिएगा ये साइंस चैप्टर आपको लेके चल रहे हैं SSC GD जनरल कंपटीशन में, जो भी बच्चे साइंस का स्टडी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। बहुत सारा बच्चा कह रहा था कि सर जैसा हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं साइंस पेपर जैसा केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो इसीलिए वीडियो बना करके डाल दे रहे हैं। जो पुराना स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल कंपटीशन में क्या होता है ये सब पूछता है। देखिए जरा, अब कहा जाता है ब्रदर लवण। लवण कहने का मतलब यहाँ पे है साल्ट। जैसे ही साल्ट कहता है तो साल्ट के मतलब आपको समझ में आ जाता है नमक, यानी ठेठ भाषा में बोले तो नीमक, समझ गए, जिसको नूनो कहा जाता है। तो नूने समझना, ठीक है। नून, नीमक, साल्ट, ये सभी चीज एक प्रकार का क्या होते हैं? लवण होते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि लवण पहचानेंगे कैसे? तो जिस कंपाउंड में अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई हमारे पास यौगिक होता है, उस यौगिक में Cl लग जाए, CO3 लग जाए, SO4 लग जाए लास्ट में, और कहा जाता है कि SO4 लग जाए, Cl, CO3 ये सब लग जाए, तो यहां पर हमारे पास एक नया जो कंपाउंड बनता है ये कहलाता है क्या चीज? एक प्रकार का लवणीय पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं NaCl, CaCO3, फिर आपके पास बनता है यहाँ पर Al2SO4, ये सभी जो चीज आपके पास बनते हैं ये सभी आपका एक प्रकार का क्या होता है? कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड? तो साल्ट कंपाउंड। तो जिस कंपाउंड में Cl लग जाए या SO4 लग जाए या CO3 लगा हुआ रहे, उस कंपाउंड को डायरेक्टली हम क्या समझते हैं? ये साल्ट कंपाउंड समझते हैं। एक चीज यहाँ पे आप बता दें, साल्ट बनता कैसे है? तो जब अम्ल को और भस्म को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये लवण का निर्माण करता है। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, आपसे एग्जाम में पूछ भी दे तो बता दीजिएगा कि भाई अम्ल को भस्म को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या चीज बनता है? लवण बनता है। यानी लवण के निर्माण में एक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, एक भस्म की आवश्यकता पड़ती है, तब यहाँ पर बनता है क्या चीज? लवण बनता है। अब देखिए, जैसे यहां पर मान लिया जाए ब्रदर कि अम्ल हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। भस्म हमारे पास मान लिया जाए कि सोडियम क्लोराइड है। भस्म क्या चीज है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि आपको पता है ना कि जिसमें हाइड्रोक्साइड लग जाए उसे भस्म कहते हैं, जिसमें आगे हाइड्रोजन लग जाए उसे अम्ल कहते हैं। तो अब देखिए HCl प्लस NaOH,
ये आपस में रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन कैसे करता है जरा देखिएगा। ये मान लो कि अम्ल नाम के, सब अभी बताए थे कुछ देर पहले कि अम्ल नाम का एक लड़की होती है। अम्ल सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? लड़की लोग में अम्ल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए गुस्सा वो लोग बड़ा भयंकर रखती है। अब ये भस्म है, लड़का एकदम बेचारा सीधा सपाटा रहता है, यानी भस्म लड़का है, ये ज्यादा कुछ इफेक्टेबल इसको लाइफ में नहीं चलता है। तो ये प्लस ये माइनस। अब ये जो है लड़का अम्ल, ये भस्म के साथ रिएक्शन, ये लड़की है जो लड़का के साथ रिएक्शन किया, यानी कि अम्ल है जो भस्म के साथ रिएक्शन कर ली। अब देखिए यहाँ पे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो नया कंपाउंड बना है ब्रदर NaCl प्लस H2O। अब ये NaCl को हम क्या कहते हैं जी? नमक कहते हैं, साल्ट कहते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो खाने वाला जो नमक है, वो खाने वाला नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और H2O को तो जान ही रहे हैं कि वाटर कहते हैं, यानी पानी कहते हैं। तो H2O क्या बन गया? पानी बन गया। अब लवण जो हमारे पास होते हैं, यानी नमक वगैरह का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये कहा जाता है कि शरीर में नमक की अगर कमी हो जाए, एक चीज बताते हैं, अगर हमारे शरीर में नमक की कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि बीपी लो हो जाता है। बीपी क्या हो जाता है? लो हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा। तो शरीर में नमक ज्यादा भी मात्रा में नहीं होना चाहिए, कम मात्रा में भी नमक नहीं खाना चाहिए। कम मात्रा में बीपी हाई हो जाता है, सॉरी कम मात्रा में बीपी लो हो जाता है, और ज्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल कीजिएगा तो बीपी हाई हो जाएगा। तो अगर बीपी मेंटेन रखना है तो नमक का इस्तेमाल आप साधारण रूप से कीजिए, न नमक को ज़्यादा यूज कीजिए, न नमक को आप कम यूज कीजिए। नमक एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में इस्तेमाल कीजिए जितना आप खा सकें। अब कहा जाता है कि यहाँ पर अम्ल भस्म से अम्ल और भस्म मिल करके लवण का निर्माण करते हैं इस तरीका से। तो नमक एक प्रकार का क्या बन गया ब्रदर? लवण बन गए, यानी कि नमक एक प्रकार का क्या होता है? लवण हो गया। अब यहाँ पे कहा जाता है कि एसिड बेस एंड साल्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये सभी को मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको हम डील कर दिए। ठीक है, तो इसको एक बार जरा सा वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो 5-6 बार देखिए। बैठल घरे क्या कीजिएगा, यही सब ना काम है। लेकिन आजकल यूट्यूब पर पूरा देखता है, तो देख बेटा बढ़िया वीडियो देख, ठीक ना। काहे लगी फिर में लगल है आलिया भट्ट के, यानी जब एसिड बेस साल्ट चल ही रहा है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।